Hello friends. So today's topic will be ISFR and इसमें मैं ग्रुप के बारे में बताऊंगा। आई होप आप सारे लोग सही हो। हैप्पी मकर संक्रांति। कुंभ का मेला भी स्टार्ट हो गया है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधं कुरु। चलिए, इसने मैंने आपको स्नान मंत्र बोल दिया जो मैं जनरली करता हूँ नहाने के टाइम, अगर याद रहता है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अच्छा, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये GS1 का भी पार्ट है, ये GS2 का भी पार्ट है, GS3 का भी। GS2 का तो नहीं है, GS1 का है, GS3 का है, ठीक है। जिसमें इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है, SDG के बारे में बात की है, ठीक है। उसके बाद आपका GS5 में भी है ये, और आपका GS6 में यूपी से रिलेटेड भी आपका ये है, ठीक है। अगर आपके में कहीं भी वाइल्ड लाइफ आ जाए तो भी ये टॉपिक में आएगा, कहीं आपके में इकोलॉजिकल सिक्योरिटी आ जाए तो भी आएगा, इन्वायरमेंटल बैलेंस के बारे में आ जाए, इन्वायरमेंट के बारे में आ जाए, तो ये जो टॉपिक किसी भी पेपर में आ सकता है, GS1, GS3, GS5 और GS6। ओके। अच्छा, ये मैंने क्यों आपको ये दिखा दिया, ये मैंने लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था जब आपका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्जाम हो रहा था, ठीक है। तो उसमें मैंने ये दोनों वीडियो बनाए थे 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको कंपैरेटिवली नॉलेज की या स्टडी करनी हो तो आप ये दो वीडियो देख सकते हैं। ये मेरी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और आप इसे देख लीजिएगा। ये आपका ये फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाला मेन वीडियो है, इसके नीचे आपका एक दूसरा वीडियो जो आपको मिलेगा वो आपका यूपी से रिलेटेड मिलेगा। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही है कौन को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर FSI वाले लोग निकालते हैं इसको, ठीक है। ये आपका फोटो है कि जो उन्होंने फोटो ली है कि कहाँ कहाँ किस हिसाब से क्या कहते हैं आपका फॉरेस्ट कवर दिया गया है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फोटो उठा दूं अपनी। अच्छा, सबसे पहले FSI के बारे में जानते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो था वो कैसे बना था, तो सबसे पहले FAO प्लस UNDP और जो इंडियन गवर्नमेंट थी, इन लोगों ने मिलकर प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज किया था। और ये जो है बाद में इसको चेंज करके क्या हो गया, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बन गया। इसकी ये कब बना था, ये आपका हुआ था 1981 में। ये याद रखना, जनरली लोग जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कंफ्यूज हो जाते हैं जो काफ़ी पहले बना थे। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 41 ईयर्स तो अभी नहीं हुए हैं, अभी तो 81 21 वो जोड़ दो, 22 ये जोड़ दो, मतलब 43 ईयर्स हो गए अब, ठीक है। तो ये पुराना वीडियो से मैंने लिया हुआ है, जो पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो 41 ईयर्स हुए थे। तो ये हुआ है इस समय। इसके जो वो हैं डायरेक्टर जनरल जो हैं वो आपके अनूप सिंह है, मिस्टर अनूप सिंह, जो इसके IFS है, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से हैं। और आप ये ऑब्जेक्टिव इसके पढ़ लेना, ठीक है, पॉज करके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस समय इंडिया का जो लैंड यूज टाइप है वो क्या है, तो इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अगर आप देखो तो 328,747 है, जो आपको याद रखना चाहिए। रिपोर्टिंग एरिया लगभग 306 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें फॉरेस्ट कितना है, 21.9% है। इसके बाद वो वाला लैंड जो लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है वो कितना है आपका, 13.41%। आपका जो नेट सोन एरिया है वो 42.89%। यही मेन डेटा है जो आपको याद रखने हैं, ओके। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड ऑफ फैलो अदर देन करंट फैलो, ये चीज़ ऐसी है जो आप यूज़ कर सकते हो किसी भी में, चाहे मैंने लास्ट की वीडियो में बताया, चाहे आप फॉरेस्ट में यूज़ कर लो, चाहे आप इंडस्ट्री में यूज़ कर लो, चाहे आप एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर लो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो यही बस इतना ही इसको बचा है। करंट फैलो तो वो है जो कि एग्रीकल्चर में ही जाएंगे तो जाएंगे, ठीक है, बाकी कुछ नहीं जाएंगे। तो ये 336 अराउंड 7% एरिया जो है इंडिया का, जिसमें आप प्ले कर सकते हो, बाकी आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप आओ कि इंडिया में यूपी की बात करते हैं, तो यूपी में ज्योग्राफिकल एरिया जो है 240,928, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद इसमें जो आपका जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो 11,571 है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है 330 है। अनक्रास्ड फॉरेस्ट है वो 5,534 है, ठीक है। अब 5,534 में आपका क्या है, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है, जो आपका लीनियर प्लांटेशन है। यूपी के केस में लीनियर प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, जो आपकी रेलवे लाइन हुई, या आपके हाईवे बन रहे हैं, या फिर आपकी कोई भी कैनाल है, उसके आसपास जो ट्री लगे होते हैं उनको एक काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जो होते हैं वो लेंथ के हिसाब से हम लोग काउंट करते हैं कि हाँ भाई इतने किलोमीटर लंबी कैनाल है
और सिंचाई विभाग ने बता दिया कि हमने सबके किनारे इतने पेड़ लगा दिए हैं, तो आपको वो एरिया नहीं मिलता है, आपको एक्चुअली लाइन मिलती है, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन आपको ये डेटा याद रखना होगा, 9676 किलोमीटर ऑफ लीनियर प्लांटेशन अलोंग रोड, रेलवे लाइन एंड कैनाल। ठीक है, और यूपी में जो परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया कितना है, 7.24%। ओके, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा आपका ये डेफिनेशन आप थोड़ा याद कर रख लो, जो आपके वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ये वाले जो फॉरेस्ट है वो कब होते हैं, जब आपकी कैनोपी जो होती है वो 70% से ज़्यादा होती है। आपके मॉडरेटेड डेंस फॉरेस्ट कब होते हैं, जब 40 से लेके 70 के बीच में होती है। आपके ओपन फॉरेस्ट कब होते हैं, जब 10 से 40% के बीच में कैनोपी कवर होता है, और उसके कम है तो आपका क्या आ जाता है, स्क्रब एरिया आ जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब इसमें आता है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में क्या आता है। अब देखो, जो आपका फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर में दो पार्ट होते हैं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मतलब जो भी गवर्नमेंट के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में जो भी आपका एरिया रिकॉर्डेड कर लिया गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर, उसमें जो भी आपका पैचेस जो हैं 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है, किससे, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है, उनको आपको फॉरेस्ट कवर में रख लिया जाता है। इसके बाद आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, जो भी पैचेस 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है, उनका भी फॉरेस्ट कवर में ले लिया जाता है। तो ये इससे आपका आ जाता है क्या, फॉरेस्ट कवर। टी आउटसाइड फॉरेस्ट में क्या आता है, टी आउटसाइड फॉरेस्ट में क्या आता है, सबसे पहले तो ट्री कवर। ट्री कवर कौन से हो जाएंगे, जिनका पैचेस 1 हेक्टेयर से कम है, ठीक है, वो आ जाएंगे आपके में। और प्लस फॉरेस्ट कवर आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, फॉरेस्ट कवर जो है, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर है, और जो पैचेज हैं वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है, वो भी आपके टी आउटसाइड फॉरेस्ट में आएंगे। किस में आएंगे, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में आएंगे। ठीक है, अब जो ट्री कवर है वो स्कैटर्ड भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, कोई ब्लॉक भी हो सकता है। तो इसमें देखो फिगर में बताया गया, फिगर में क्या बताया गया, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में देखो क्या क्या आ रहा है, फॉरेस्ट कवर इन ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में। ठीक है, तो ये क्या है, ब्लॉक जो है 1 हेक्टेयर से ज्यादा है, लेकिन ये किसमें आएगा, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में आएगा। ट्री कवर इन ट्री ट्री आउटसाइड एरिया, ये आपका 1 हेक्टेयर से कम है, ये भी आएगा इसमें, किसमें, टी आउटसाइड एरिया में। इसके बाद आपके लीनियर प्लांटेशन भी आएंगे, आपके स्कैटर्ड भी आएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाओ, ये जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, उसमें फॉरेस्ट कवर जिसमें आपके 1 हेक्टेयर से ज्यादा है, ये जो एरिया है नॉन फॉरेस्ट एरिया है विद इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। तो ये आपका होता है, तो आपको मैंने समझाने के लिए बता दिया कि क्या होता है आपका फॉरेस्ट कवर, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट क्या होते हैं। मेन जो इसमें कॉन्सेप्ट समझने वाला है वो ये है कि जो भी आपके फॉरेस्ट कवर है इन ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया में, और उनका जो ब्लॉक है वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा है, तो वो किस में आएगा, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में आएगा। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट में आते हैं। अब आते हैं फॉरेस्ट और ट्री कवर इंडिया का 2023 में एक्चुअली में है कितना। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज कितना हुआ है आपका, ये 156.41 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये इतना फॉरेस्ट कवर हुआ है। और आप देख लो फॉरेस्ट कवर है 21.76%। ठीक है, 3.41 आपका हो गया ट्री कवर, टोटल हो गया आपका 25.17। ठीक है, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है, आपके स्क्रब हो गया 1.33, नॉन फॉरेस्ट एरिया आपका इतना हो गया। ठीक है, तो आप वो याद कर लो। टॉप 5 स्टेट कौन है फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया मिजोरम में है, देन गुजरात में, देन उड़ीसा में, देन कर्नाटक में, देन केरला में। ठीक है, उसके बाद आपका टॉप 5 स्टेट्स विद डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया कौन से हैं। ये अच्छा, ये टॉप 5 वैल्यू के हिसाब से नहीं है, किसमें इंक्रीज हुआ है 2021 से 2023 में, सबसे ज्यादा इंक्रीज किसमें हुआ है, तो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है मिजोरम में, देन गुजरात में, देन उड़ीसा में, देन कर्नाटका में, देन केरल में। ऐसी टॉप 5 स्टेट्स जिसमें सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू 2021, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हुआ है, उसके बाद आंध्रा में हुआ है, फिर तेलंगाना में हुआ है, त्रिपुरा में, देन अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। मैक्सिमम ट्री कवर कहाँ पर है, वो है आपका महाराष्ट्र में, देन राजस्थान में, देन यूपी में। तो ट्री कवर के मामले में जो यूपी है वो कौन से नंबर पे हो गया, वो हो गया आपका 3rd नंबर पे। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू आ सकता है। उसके बाद आपका परसेंटेज ऑफ ट्री फॉरेस्ट एरिया एज ए परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, चंडीगढ़, देन आपका दिल्ली, और देन आपका केरल। ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव चेंज विद रिस्पेक्ट टू आईएसएफआर 2021 किसमें हुआ है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव चेंज किसमें हुआ है, छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा किसमें है, छत्तीसगढ़ में, देन आपका राजस्थान में है, और देन आपका यूपी में है।
ठीक है, तो यूपी इसमें भी थर्ड नंबर पे है। तो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज हुआ है पॉजिटिव चेंज विद रिस्पेक्ट टू एसएफआर 2021 वो भी यूपी में हुआ है। जो मैक्सिमम ट्री कवर है उसमें भी कहते हैं थर्ड नंबर पे यूपी है, और मैक्सिमम पॉजिटिव चेंज में भी थर्ड नंबर पे है। ठीक है, वैसे भी यूपी में जो परसेंटेज है वो 7 पॉइंट से थोड़ी ज़्यादा है, तो आप 20 भी इतना कम है तो तुरंत चेंज होगा तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 21 स्टेट्स इन एन यूटीज हैव शोन इंक्रीज ट्रेंड इन ट्री कवर। उसका रीजन क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री इज बीइंग प्रमोटेड। अब देखो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो आपका GS3 में आ जाता है, ठीक है, यूपीपीसीएस के सिलेबस में। तो इसके ऊपर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, अलग से चैप्टर है इस, और ये फॉरेस्ट रिपोर्ट में ही दिया गया एग्रो फॉरेस्ट्री वाला, तो इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, पॉजिटिव चेंजेस क्या हुए हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड, और नेगेटिव चेंजेस क्या हो सकते हैं। पॉजिटिव चेंज किस फॉरेस्ट कवर जिनसे इंक्रीज हो रहा हो, और नेगेटिव चेंजेस का मतलब जिससे फॉरेस्ट कवर आपका डिक्रीज हो रहा हो। तो ये मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है। क्या है, जो आपकी नेचुरल ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन ऑफन ड्यू टू कंजर्वेशन एफर्ट, ठीक है, आपने कंजर्वेशन एफर्ट किए जिससे आपका नेचुरल ग्रोथ हो गई। दूसरा, स्टेबलाइजमेंट ऑफ न्यू वेजिटेशन थ्रू अफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव, ये आपका क्या हो गया, एफॉरेस्टेशन हो गया। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा केरल और महाराष्ट्र वालों ने किस तरह से अफॉरेस्टेशन और रिस्टोरेशन किया है मैंग्रोव में। अब वो मैंग्रोव में क्या है, लेकिन वो भी फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आपका क्या है, ऑल्दो वो फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड ये लोग नहीं करते हैं, अलग से लेते हैं, इम्प्रूव प्रोटेक्शन मेजर्स इन प्लांटेशन एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरिया की क्वालिटी बढ़ती है, मीन्स आपके जो ओपन फॉरेस्ट है उनकी कैनोपी बढ़ेगी। ठीक है, उनकी कैनोपी बढ़ेगी तो वो आपके मिड मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, इंक्रीज इन ट्री ग्रोइंग आउटसाइड द डिजिग्नेटेड फॉरेस्ट एरिया। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपके फॉरेस्ट हो गए आपके किसमें, इको सेंसिटिव जोन में, इको सेंसिटिव जोन आ गए, या फिर आपका बफर एरिया के आसपास वाला एरिया। ठीक है, इसमें क्या हो गया आपका, इसमें आप अगर फॉरेस्ट एरिया ट्री लगाओगे तो भी आपका क्या होगा, फॉरेस्ट कवर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। उस एक्चुअली में ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, इससे क्या होता है, आपका जो इकोलॉजिकल निशे है, इकोलॉजिकल निशे है वो क्या होता है, अगर जैसे ये आपका फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, इसके बाहर आपका इको सेंसिटिव जोन है, अगर आपने इसमें ट्री बढ़ा दिए, अगर आपने इसमें टी बढ़ा दी, ट्री लगाने लगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम के बाद आपका जो कोर एरिया है वो आपका इंक्रीज होने, जो आपका फॉरेस्ट एरिया है वो आपका इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, और आपका ये जो फॉरेस्ट है धीरे धीरे आपका बफर एरिया जो है और आगे बढ़ जाएगा। ये लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन बहुत ही अच्छी प्रोसेस होती है। इसके बाद आ गया रीजनरेशन ऑफ एरियाज अंडर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर अगर कोई चीज आ रही है तो उसको हमने चेंज कर दिया, और उसकी जगह क्या कर दिया, उसकी जगह आपने फिर से फॉरेस्ट लगा दिए। ठीक है, सेकेंडरी, इसमें सेकेंडरी फॉरेस्ट होंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर उनको आप टाइम दोगे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को दोबारा नहीं आने दोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, 10-20 सालों में वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब चूंकि एफर्ट जो है वो काफी सालों से चलने लगा है, तो इसका रिजल्ट जो है अब विजिबल हो रहा है। नेगेटिव चेंजेस क्या है, नेगेटिव चेंजेस आपके हैं हार्वेस्टिंग ऑफ शॉर्ट रोटेशन प्लांटेशन और अदर फॉर्म्स ऑफ लॉगिंग। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अभी इसमें स्टडी की है आपकी रबर प्लांटेशन की, कि किस तरह से ओरिजिनल फॉरेस्ट को हटा के इंडिया में भी रबर प्लांटेशन काफी ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, मिजोरम जो स्टेट है उसने रिक्वेस्ट की थी FSI वालों से कि भाई आप प्लीज क्या कहते हैं, आप देखिए कि हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, और लेकिन फॉरेस्ट की जो क्वालिटी है उसका जो ट्रांसफर है वो रबर प्लांटेशन में कितना हो रहा है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी अच्छा फॉरेस्ट रिपोर्ट इस बार आई है, और आपके ये जो टॉपिक आए हैं इनसे डायरेक्ट क्या है तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रबर प्लांटेशन में आ जाएगा क्वेश्चन डायरेक्ट, या फिर आपका एग्रो फॉरेस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज इंक्रोचमेंट, ये तो आपका हमेशा रहेगा। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर ऑलवेज रहेंगे नेगेटिव चेंजेस में। आप क्या करोगे, कोई देखने वाला नहीं है, आपने एक पेड़ काट दिया, वहां पे अपनी एक दुकान लगा दी। ठीक है, आप गोवा में काफी देखोगे, खासकर साउथ गोवा में, साउथ गोवा में सड़क के किनारे काफी बीच बीच बहुत ही डेंस फॉरेस्ट में उन्होंने फॉरेस्ट को काट के अपनी दुकानें लगाना शुरू कर दिया है, और यूपी जैसे एरिया में तो कोई देखने वाला भी नहीं है। ठीक है, वैसे भी वहां पर कम है तराई के एरिया में। अब नेचुरल कैलेमिटीज लाइक स्टॉर्म, फ्लड, लैंडस्लाइड अगर ये आ जाती है तो फॉरेस्ट कवर धीरे धीरे सीधे ही कम हो जाता है। जैसे अभी वायनाड में आई थी, वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ था, तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट क्या हो गया, एक तरह से नेकेड सॉइल बची वहां पर, तो उसमें अब रेग्रो होने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद आ गया टाइटल्स गिवन टू बेनिफिशरीज अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट। अब फॉरेस्ट एक्ट हुआ, या फिर आपका पेशा होता है,
ठीक है, ये भी क्या कहते इसी में आ जाएगा। ठीक है, शेड्यूल एरिया में जो आपका राइट्स दिए गए पंचायत को। ठीक है, अब ये इनके अंदर क्या होता है, आपको जो माइनर प्रोड्यूस हुआ, इनको हटाने के या फिर रिहैबिलिटेशन के जो राइट्स होते हैं वो लोकल कम्युनिटीज को दिए जाते हैं, तो कभी कभी फॉरेस्ट को वो एरिया को कम कर देते हैं। ठीक है, इनका देखो ये सारे जो इम्पैक्ट हैं ये इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, और कभी कभी होते हैं, अगर होते भी हैं तो उसको नेचर अपने आप से कंट्रोल कर लेती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो ये वाले होते हैं, ये जो ऊपर आपके किए गए, क्योंकि इसमें आपका मॉनेटरी वैल्यू जो इससे अटैच होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसे हटाने में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी होता है, और जो गवर्नमेंट होती है वो पॉलिटिकल विल की भी अब्सेंस होती है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आपका मैंग्रोव कवर। अब देखो मैंग्रोव कवर में क्या हुआ, टोटल मैंग्रोव एरिया जो आपका है 4991.68 किलोमीटर है। ठीक है, अगर आप मेंस में अगर लिखोगे तो आप लिख देना 5000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ऐसे आपको याद करने की पूरी ये नहीं है, लेकिन ठीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो टोटल जोग्राफिकल एरिया का 0.15% है एरिया इंडिया का। मैक्सिमम इंक्रीज जो हुआ है वो आंध्र प्रदेश में हुआ है, और आपका जो उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में हुआ है। एक्चुअली इस बार महाराष्ट्र वालों ने काफ़ी ज़्यादा इसमें वर्कआउट किया है, आंध्रा वालों ने किया है, लेकिन वो लो टाइड एरिया है तो उनके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन महाराष्ट्र वालों ने काफ़ी इंप्रूव किया है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो ना, आंध्र प्रदेश वालों ने बहुत पहले से करना शुरू कर दिया सर, लेकिन 2023 में इसमें एक्चुअली में रिफ्लेक्ट हुआ है। अच्छा, ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, ये लाइन जो मैंने पीछे बोली ये सब लिखा हुआ है रिपोर्ट में, आप लोग पढ़िएगा। अब नहीं, अब तो खैर नीड नहीं है पढ़ने की, मैं जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने इस वीडियो में बता दिया है। मैक्सिमम एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है वो तो आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है मैंग्रोव, और उसके बाद गुजरात में इस बार सबसे ज़्यादा कम हुआ है, 36 स्क्वायर किलोमीटर गुजरात में कम हुआ है, जो मैंने इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद टोटल एरिया जो है ओवरऑल भी मैंग्रोव का कवर जो है वो 7.43 स्क्वायर किलोमीटर कम हुआ है एज कम्पेयर टू ISFR 2021 से। ठीक है, अब देखिए जो आपका 2021 का असेसमेंट आपका ये आया। ठीक है, और 2023 का ये आया, तो देखो 4999। ठीक है, इसलिए मुझे ये 5000 का फिगर याद था। अब ये कम होके क्या हो गया, 4991.68। ठीक है, अराउंड 5000 के आसपास ही घूम रहा है। इसका भी हाल आपका जो आपका पल्स का है, पल्स के एरिया और पल्स की प्रोडक्टिविटी, इन सब का ये पल्स जैसा ही है। पल्स और मैंग्रोव का जो एरिया और ये होता है वो गवर्नमेंट बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो घूम फिर के उतना ही हो जाता है। ठीक है, और देखो सबसे ज़्यादा कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, इसके बाद आपका गुजरात में है, उसके बाद आपका अंडमान निकोबार में है। ठीक है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र में है। बस इतने इंपॉर्टेंट है कि अंडमान निकोबार का आप अगर देखो तो 4th नंबर पर है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट आइए, अच्छा इसमें लक्षद्वीप का जो है बहुत ही नेग्लिजिबल है, मतलब उसका काउंट करने लायक भी नहीं है, ये भी उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि मेजरेबल लिमिट्स में नहीं है। नेक्स्ट आइए आप, मैंग्रोव कवर। अच्छा ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव का कोई भी क्वेश्चन अगर मेंस में आएगा तो आप ऐसे ही लिख देना, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसमें चैलेंजेस के बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत बताया है, और चैलेंजेस तो आप देखिए, अगर शायद मैंने बताया हो, मैंने शायद बताया है। देखिए मैंग्रोव क्या होते हैं आपको पता है, एच पर चैंपियन इन सेट लिटोरल एंड स्वयं फॉरेस्ट होते हैं, टाइप 4 में इनको इंक्लूड किया है। क्लासिफिकेशन जो है उसमें जो टाइप 4 है उसमें लिटोरल स्वयं फॉरेस्ट है, उसमें चैंपियन सेट ने मैंग्रोव को इंक्लूड किया है। ठीक है, अब ये मैंग्रोव होते क्या है, ये फैकल्टेटिव हेलोफाइट्स होते हैं। फैकल्टेटिव हेलोफाइट्स का मतलब क्या होता है, ये जो है दे कैन टॉलरेट साल्ट वाटर इकोलॉजिकली वाइल रिक्वायरिंग फ्रेश वाटर फिजियोलॉजिकली। मीन्स इकोलॉजिकली ये साल्ट वाटर को क्या करते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, अगर इनको उस साल्ट वाटर में रहने से थोड़ा थोड़ा फ्रेश वाटर भी इनको मिल जाए। ठीक है, टू सर्वाइव इन वाटर लोक्ड सॉइल्स। ठीक है, हाई सैलिनिटी एंड द फ्रिक्वेंट चैलेंजेस ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड टाइडल सर्जेस, मैंग्रोव स्पीसीज have developed various adaptation in their morphology, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मतलब ये जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर साइक्लोनिक स्टॉर्म आते हैं, टाइडल सर्ज भी होते हैं। मैंग्रोव स्पीसीज ने क्या है इनसे निपटने के लिए क्या किया है, एट वेरियस एडेप्टेशन लाए हैं। अब देखो जहाँ पर एडेप्टेशन ज़्यादा होगा, फ्रिक्वेंट होगा, वहाँ पे डाइवर्सिटी भी बहुत होगी। ठीक है, तो मैंग्रोव जो है केवल एडेप्टेशन के कारण नहीं जाने जाते हैं, अपनी डाइवर्सिटी के कारण भी जाने जाते हैं। कहीं ऐसा नहीं होता कि एक तरह के ही मैंग्रोव आपको हर जगह मिलेंगे। इवन इंडिया में ही बहुत सारे टाइप के मैंग्रोव हैं, और उसमें इंटरनल एक मैंग्रोव की स्पीसीज में इंटरनल भी काफ़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है।
अब देखो ये जो होते हैं साल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं। साल्ट टॉलरेंट प्लांट्स का मतलब क्या होता है, दीज आर अ नेचुरल वेरियर अगेंस्ट ओशियन डायनेमिक अलोंग कोस्ट लाइन, ये तो हमको पता ही है, ठीक है। द रेंज ऑफ अकरेंस इनकी क्या होती है, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ऊपर भी पाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनको आप काउंट नहीं करोगे, एक्सेप्शंस को आप जनरलाइज नहीं करो, जनरली इस एरिया में पाए जाते हैं, क्योंकि these plants thrive in area with high rainfall, typically ranging from 2100 to 6400 mm, ठीक है। तो mm को आप उसमें कन्वर्ट करो तो करीब 20 ये हो गया। अब आपके आ गया थ्रेट ऑफ लोकल एक्सटेंशन। इनका थ्रेट क्या है, खासकर इंडिया में। तो इंडिया में जो इनका थ्रेट का रीजन है वो है आपका लो सीड वायबिलिटी, ठीक है, एंड स्लो ग्रोथ रेट, ठीक है। बाकी आपका जो एंथ्रोपोजेनिक रीजन जो है वो आपके एक्वाकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। इनके लिए जो आप इनको काट कर वहां पर आपने फिशिंग कर ली, इनलैंड फिशिंग कर ली, तो इन सब में आपका जो है ये एंथ्रोपोजेनिक रीजन हो गए। बाकी आपके ये जो रीजन है ये है कि आप इनको रिस्टोर करने में क्या डिले हो रहा है। डिजनरेट का कारण ये है, कम होने का कारण ये है, आप कम होने के बाद उनको आप फिर से रिस्टोर नहीं कर पा रहे हो, उनका रीजन ये है। और देखो इसमें जो एग्जाम्पल मैंने दिया है वो है सुंदरी, जो आपका सुंदरबन में पाया जाता है, इसका नाम है। अच्छा, सुंदरी का आपको एक मैं और भी लिख सकता था, काफी ज्यादा उसमें दिए गए हैं, 4 या 5 दिए गए हैं, लेकिन मैंने सुंदरी का केवल लिखा, इतना जानना सफिशियंट है। इवन अगर आप लिख दोगे ना एच डॉट फोम्स, यही लिख दोगे, इतनी बहुत है, ठीक है। सो अगर हाँ, लेकिन अगर आप फॉरेस्ट्री का मेंस दे रहे हो देन आई सजेस्ट कि आप पूरा लिखो, ओके। इसके बाद आ जाता है डाइवर्सिटी। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ मैंग्रोव, तो वो क्या है, थर्ड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट पे कौन सा है, इंडोनेशिया, उस सेकंड पे क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया, देन आपका थर्ड नंबर पे इंडिया आता है। अब इंडिया में 46 जेन्युइन मैंग्रोव स्पीसीज पाई जाती हैं। और जो आपके जो भितरकण का, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। इसमें आप इसको क्या जाता है, मैंग्रोव जेनेटिक पैराडाइज, इसको क्या बोला जाता है, मैंग्रोव जेनेटिक पैराडाइज। अच्छा, कौन कौन से इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं। अच्छा, इनिशिएटिव का बैकग्राउंड है वो क्या है, आपने जो आपका जो 2021 से लेकर 2030 तक का जो आपका डिकेड है, इसको क्या बोला गया है, यूएन डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, GS3, ठीक है, SDG, ठीक है, लैंड ब्लो वाटर, ठीक है, इन सब में ये आएगा आपका। तो आप ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे इनिशिएटिव क्या है, तो सबसे पहले आपका जो मिस्टी चल रहा है इस समय, मिस्टी, इसको ये तो आप लोग जानते ही होंगे। मिस्टी क्या है, द मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। ये आपका क्या कर रहे हैं, इसमें आपको 80% आपका क्या दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, 20% आपको क्या दे रहे हैं, स्टेट दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें मेनली आपका PM नरेगा का फंड, कैंपा फंड, इन सबका यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका इनिशिएटिव लोकल लेवल पे क्या है, स्टेट लेवल पे आंध्र, तमिलनाडु प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने क्या है, जहाँ पे लो टाइड होता है एरिया, उसमें क्या है आपका कैनाल बैंक प्लांटिंग की जा रही है फिशर वन टेक्निक के थ्रू, ठीक है। ये आप लोग खुद से पढ़ना फिशर वन टेक्निक कैसे की जाती है, ठीक है, डिटेल में इसमें बताने की भी नीड नहीं है। महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में जो आपके कोस्टल एरिया में जो पाया जाता है सोनारीटा अल्वा, तो आप उसको ऐसा सैनोरीटा से ही याद कर लो। महाराष्ट्र में मुंबई है, मुंबई में शाहरुख खान है, शाहरुख खान क्या करता है, सैनोरीटा अल्वा। उसको क्या बोला गया है, स्टेट मैंग्रोव ट्री बोला गया है, बनाया गया है। नेक्स्ट आपका केरल ने रिस्टोरेशन के लिए क्या किया गया है, कैन्नौर मिशन स्टार्ट किया है, ठीक है। और ऐसे गुजरात ने रेस्ड बेड मेथड फॉर मैंग्रोव किया है, ठीक है। रेस्ट मतलब अगर जहाँ पे वाटर लेवल ज़्यादा हुआ है, अगर जैसे गुजरात में क्या है, गुजरात में अगर सरफेस अगर नीचे ज़मीन में चली गई, जैसे ये है, ठीक है। अब जैसे ये आपका पानी है, देखिए ये आपके मैंग्रोव है, ठीक है, ये आपके मैंग्रोव है, ये आपकी मैंग्रोव की सरफेस है, ठीक है। अब पानी का लेवल जो हो गया अगर ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इन्होंने सरफेस जो वेड है वो सरफेस इंक्रीज कर दिया उसका, ऐसा कर दिया, ठीक है। अब जो मैंग्रोव होंगे उनको नई सरफेस मिल जाएगी और वो और ज़्यादा वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी होगी रेस्ट वेट टेक्निक, ये कहाँ पे इन्होंने की है, गुजरात में की है। अदर इनोवेशन में क्या है, इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर। इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर में क्या है कि आपका मेट्रोकॉन्ड्रियल मोड, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको एक्वाकल्चर भी करेंगे, साथ में इसमें ये क्या करेंगे, आसपास मैंग्रोव को भी मेंटेन करके
रखेंगे। तो ये आपका मैंग्रोव से रिलेटेड हो गया आपका मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये आप ये पूरा अच्छे से तैयार करना। नेक्स्ट आइए, थैंक यू। थैंक यू मैंने इसमें देखो, अगर आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, तो इसमें क्या है, फॉरेस्ट फायर पीछे है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपका फॉरेस्ट फायर पर होगा, ठीक है। और वो जो टॉपिक होगा वो फायर नहीं है, क्या है, वाइल्ड फायर है। ठीक है, अभी हो भी गई है, आपने देखा कहाँ पे हुई थी, कैलिफोर्निया में, वैसे भी हो गई है, कैलिफोर्निया में बहुत भयंकर लगी है। अभी कैलिफोर्निया में लगने के रीजन भी बहुत सारे हैं, अगर आपको तो पता ही है। वहाँ का जो वो है स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पहाड़ हैं एकदम से ऊपर, कहते हवाएं चढ़ती हैं। अब अगर यहाँ पे आग लग गई तो ऊपर हवाओं पे पौधे हैं तो उनमें तो आग लगी जाएगी। एनीवे मैं बताऊंगा कि वहाँ पे आग लगने का रीजन क्या है, ठीक है। तो खत्म करते हैं फिर आज का टॉपिक। और यहाँ ये फॉरेस्ट फायर से पहले आपका जो यूपी से रिलेटेड फॉरेस्ट से है वो भी मैं कवर करूँगा, ठीक है। आपकी जो केस स्टडी दी गई है आपकी रबर प्लांटेशन उसका भी मैं बना दूंगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो आपका एग्रो फॉरेस्ट्री है उस पर भी बना दूंगा। तो आपके टॉपिक कौन कौन से कवर हो जाएंगे, नंबर 1 आपका एग्रो फॉरेस्ट्री हो जाएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री, फिर आपका रबर प्लांटेशन, आपका यूपी के फॉरेस्ट से रिलेटेड, आपका फॉरेस्ट फायर, यानी कि 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक। और जब मैं ये 4 टॉपिक बनाऊंगा तो 5वां टॉपिक किसी ना किसी से मिल ही जाएगा। कैलिफोर्निया के बारे में थोड़ा बता दूंगा क्यों उसमें फॉरेस्ट फायर बार बार लग रही है, ठीक है। ओके, चलिएगा, थैंक यू।